गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकारों से हम समझते क्या हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो मनुष्य को, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है इसलिए वो ह्यूमन को मिलते हैं, और ये जो है उन्हें संविधान द्वारा, अपने देश के संविधान द्वारा जो है नागरिकों को दिए जाते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए असेंशियल है। इसीलिए जो है यूजुअली जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं ये इन मौलिक अधिकारों को अपने सिटीजन्स को देते हैं, और इन पर जो है चूंकि ये संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, इन पर राज्य द्वारा जो है उन पर भी हस्तक्षेप किया नहीं जा सकता। इनको क्यों मौलिक अधिकार कहा जाता है? तो इनके कुछ रीजंस है जिनके की कारण जो है इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये जो राइट्स हैं ये जो है देश के संविधान में जो है इन राइट्स को अपना स्थान दिया है। इसीलिए ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन्हें आसानी से परिवर्तित या संशोधन नहीं किया जा सकता। इनमें जो संशोधन है केवल वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा या संविधान में संशोधन के द्वारा ही जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। साधारण कानूनों के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में जो है चेंजेस नहीं किए जा सकते। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडिविजुअल के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत असेंशियल है। अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, उसका जो विकास है उसमें मतलब वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर इन अधिकारों का जो है उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो। क्यों? क्योंकि ये जो अधिकार है इन्हें देश की न्यायपालिका द्वारा जो है इन्हें जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसीलिए ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये न्याय योग्य होते हैं। यानी अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वो न्यायपालिका में शरण ले सकता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये एवरी इंडिविजुअल को जो है राज्य में जो रहते हैं उन्हें प्रदान किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डिफरेंस है मौलिक अधिकार या जो नॉर्मल अधिकार है, उनमें क्या कोई अंतर है या नहीं है? देखिए, जो नॉर्मल हम कह रहे हैं लीगल राइट्स हैं वो भी जो है राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं और उनकी रक्षा की जाती है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है उन्हें देश के संविधान के अंदर वो लिखित होते हैं, और जो है इनको संविधान और देश की न्यायपालिका द्वारा इनकी जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर हम साधारण कानून की बात करें, हम जो नॉर्मल लीगल राइट्स हैं उनकी बात करें, तो उन्हें जो है विधानमंडल द्वारा नॉर्मल जो लीगल प्रोसीजर होता है या जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उनसे उनमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु जहाँ तक अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। देखो, अगर लीगल राइट्स के अंदर चेंजेस करने हैं तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज साधारण बहुमत से ही उनमें परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। भारत के अंदर ये जो मौलिक अधिकार हैं ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये मौलिक अधिकार जो है इंडिविजुअल के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो हैं वो आवश्यक हैं। जो इंडिया में जो मौलिक अधिकार हैं, अगर हम इनसे कुछ फैक्ट्स की बात करें तो हमने ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स थे वहाँ से हमने इंडिया में मौलिक अधिकारों को लिया है। दूसरा, ये जो है हमारे देश के संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकारों का इनके अंदर पूरे डिटेल में दिए गए हैं हमारे देश के संविधान में। तीसरी चीज़,
भारत के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और आपातकालीन के दौरान जो है व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने मौलिक अधिकार हैं उन्हें जो है स्थगित किया जा सकता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया में उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो कि 1979 में आया था उसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे जो है एक नॉर्मल कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। यानी जो वो था पहले आर्टिकल 31 में था मौलिक अधिकारों की सूची में, अब जो है वो आर्टिकल 300A के अंदर आ गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब इट्स नो मोर अ फंडामेंटल राइट्स, अब ये जो है एक नॉर्मल लीगल राइट है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के अंदर जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता या समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 19 से 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और 6th है संवैधानिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हमारे देश के संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार जो है वर्णित किए गए हैं। मौलिक अधिकार का जो मैंने आपको बताया वो चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 12 से जो है मौलिक अधिकारों का डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने चालू किया है। आर्टिकल 12 में ये क्लियरली लिखा गया है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो दिए गए हैं, ये भारत के अंदर जो है रह रहे हैं, जिसमें जो है राज्य जो है जिसमें कि सरकार, संसद और अन्य व्यवस्थापिकाएं जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई है। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य को या द स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अंदर राज्य के अंतर्गत सरकार, संसद और व्यवस्थापिकाएं जो है जो कि भारत की टेरिटरी के अंदर आ रही हैं, जिनका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, जिन पर उनको राज्य के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अनुच्छेद 13 के अंदर ये कहा गया है कि जो भी कानून थे जो कि इस संविधान के कमेंसमेंट से पहले थे और अगर वो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हैं, से इनकंसिस्टेंट हैं, तो वो जितने भी कानून हैं वो नल एंड वॉइड होंगे, यानी वो अब अस्तित्व में नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो राज्य है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि इस पार्ट में यानी संविधान के तृतीय पार्ट में जो मौलिक अधिकार जो वर्णित किए गए हैं उनके वो विपरीत हो, उनके वो प्रतिकूल हो। तो अगर कोई भी कानून जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत होंगे तो वो सारे कानून जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। कानून के अंतर्गत ऑर्डिनेंसेस, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब जो है संविधान ने इंक्लूड किए गए हैं। अब हम डिटेल में अगर हम बात करें तो एक एक अधिकारों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है समता या समानता का अधिकार जो कि राइट टू इक्वालिटी है। ये अनुच्छेद 14 से 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्लियर लिखा है जो कहता है कि ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इसका अर्थ ये है
कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान ढंग से ही उनको जो है वो लागू करेगा। जो कानून है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनेगा और जो है उन पर समान रूप से ही उस कानून को जो है लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो कोई हायर ऑफिशियल है उसके लिए अलग कानून बनेगा, प्रधानमंत्री के लिए अलग कानून बनेगा और जो नॉर्मल आम जनता है उसके लिए अलग कानून होगा। ऐसा नहीं है, सबके लिए जो है एक कानून होगा, यानी जिसको हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सबके मतलब कानून के समक्ष जो है सभी व्यक्ति समान होंगे। आर्टिकल 15 जो है वो क्लियरली ये कह रहा है कि जो राज्य है वो किसी भी आधार पर को है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। वो भेदभाव का आधार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, किसी भी आधार पर जो है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, यानी भेदभाव को हटाने की बात करता है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि किसी के भी आधार पर जो है नागरिकों के प्रति जो है भेदभाव नहीं करेगा। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें कि जो किसी भी नागरिक को जो है किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स या किसी भी दुकान में जाने से रोका नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जो है वेल्स, टैंक्स, रोड्स में जो है वहाँ पर जाने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो जो राज्य है वो किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी स्टेट फंड के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो वेल्स हो, टैंक्स हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, उन पर जो है किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ भी, अगर हम इसके एग्जेम्पशन की बात करें तो ये चीज़ भी क्लियर है कि इसके अंतर्गत जो है राज्य स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो सोशली जो है बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए जो है राज्य उनके उत्थान के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो ये जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, यानी ये जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। तो वो क्लियरली कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन के संबंध में जो है सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। इसके अंतर्गत फिर वही बात है, राज्य जो है कोई भी भेदभाव नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स, चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो, जाति हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, इसके आधार पर जो है राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो फिर वही एग्जेम्पशन है कि जो राज्य है वो स्पेशल प्रोविजन रख सकता है आरक्षण के लिए, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या सोशली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए जो है राज्य स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और जो है उसको अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता को जो है वो एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करते हैं, यानी जो टाइटल्स जो कि ब्रिटिश सरकार राय बहादुर या सर ऐसे कोई टाइटल्स देती थी, इन टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात करता है। ठीक है, तो कोई भी जो है टाइटल या कोई भी उपाधि सम्मान की जो है राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और इसी के साथ साथ ये है कि भारत का कोई भी नागरिक अन्य देश से जो है बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से जो है कोई भी उपाधि जो है स्वीकार
नहीं करेगा। तो आज हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है इसको समझा और ये जाना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन जो जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और हमने जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मतलब 14 से 18 जो अनुच्छेद में दिया गया है उसको समझने की कोशिश की। आशा करती हूँ आज का ये जो हमारी परिचर्चा थी वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।